उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में अब तक हजारों लोगों ने चारों धामों के लिए यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों से स्वास्थ्य को लेकर की अपील। यात्रा पर आने से पहले श्रद्धालुओं को कराना होगा हेल्थ चेकअप। उत्तराखंड के रुड़की में लव जिहाद का मामला आया सामने। जिहादी ड्राइवर ने रची नर्स के खिलाफ साजिश। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था जिहादी। हिंदू नाम बताकर युवती को दिया धोखा। उत्तराखंड के खटीमा में सोमवार को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम धामी हुए शामिल। चंपावत उपचुनाव को लेकर सोमवार को पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कराया नामांकन। चंपावत में 31 मई को होने हैं उपचुनाव। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लव जिहाद की। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो देश में प्रदेश में लगातार जिसकी खबरें बढ़ती जा रही हैं और इसीलिए लव जिहाद से हिंदू बेटियों को जागरूक करने के लिए फिल्म बनी द कन्वर्जन। इस फिल्म को काफी विवादों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह फिल्मों को पर्दों पर जगह न देने से ये वजह से लोगों में आक्रोश है। कई जगह फिल्म का प्रमोशन भी नहीं किया गया है। सुदर्शन न्यूज ने द कन्वर्जन फिल्म से संबंधित सभी खबरों को प्रमुखता से दर्शकों तक पहुंचाया था और इस फिल्म के समर्थन में अब कई हिंदूवादी संगठन भी खुलकर सामने आने लगे हैं। सभी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि फिल्म को सपोर्ट करें और अधिक से अधिक संख्या में फिल्म देखें ताकि हिंदू बेटियों को लव जिहाद का शिकार होने से बचाया जा सके। सुदर्शन न्यूज भी राष्ट्रभक्तों से, हिंदुओं से ये अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिनेमाघरों में जाकर इस फिल्म को देखें और अपने नजदीकी सिनेमाघरों में इस फिल्म को लगाने की मांग उठाएं। तो आप देखिए ये द कन्वर्जन को लेकर महिलाओं की टोली जो लोगों से ये अपील कर रही है कि फिल्म जरूर देखें, क्योंकि जब से लव जिहाद पर आधारित ये फिल्म द कन्वर्जन सामने आई है, कई ऐसे वामपंथी हैं, कई ऐसे जिहादी हैं जो लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर हिंदुओं से, राष्ट्रभक्तों से इस फिल्म को देखने की अपील कर रहे हैं। और इस वक्त ले रहे हैं एक बड़ी खबर। अभी की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। उत्तराखंड में फिर से मौसम बदल गया है। तो उत्तराखंड में फिर से मौसम ने करवट ली है। देखिए बारिश वहां शुरू हो चुकी है। जनता को उमस और गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद है। कई जनपदों में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम विभाग ने फिलहाल पूरे उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड में तपिश से अब राहत मिल सकती है क्योंकि उत्तराखंड में मौसम सुहावना हुआ है। जनता को उमस और गर्मी से निजात मिल रही है। कई जनपद में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 10 मई हो गई है और कल जो एक्टिविटी प्रदेश में कुछ जगहों तक में देखने को मिली है, हल्की से मध्यम बारिश की या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी। और आज भी उसी तरह की एक्टिविटी जो है, मैं ये कहूँगा कि जो हमारे हिली एरियाज हैं तो उसमें अनेक जगहों तक में हल्की से मध्यम बारिश आज भी जो है और रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो आज भी रहने वाली है। मैदानी क्षेत्र में जहाँ तक बात है तो वहाँ उसमें भी कहीं कहीं पर जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बाकी जो ज़्यादा एक्टिविटी है वो पहाड़ी क्षेत्रों में है।
इधर उत्तराखंड में चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और इस यात्रा में अब तक हजारों लोगों ने चार धामों के दर्शन भी कर लिए हैं। चार धाम यात्रा के दौरान मार्ग पर 15 श्रद्धालुओं की मौत की भी पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट का कहना है कि यमुनोत्री धाम में 8, गंगोत्री में 2, केदारनाथ धाम में 5 लोगों की अब तक मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यात्रा पर आने से पहले श्रद्धालुओं को इस बात की भी पुष्टि करनी चाहिए कि वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। उसके बावजूद भी लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यात्रा पर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही 15 लोगों की मौत हो जाना अत्यंत दुखद है। स्वास्थ्य विभाग ने चारों धामों में जगह जगह पर काउंटर बनाए हुए हैं। वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों को तैनात किया गया है। अगर किसी यात्री को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत आती है तो वो चिकित्सकों से परामर्श ले सकते हैं। इसके बाद ही आगे की यात्रा जारी रखें। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 15 डेथ हो चुकी हैं अभी तक, जिसमें से कि 5 केदारनाथ धाम की तरफ हैं, 8 यमुनोत्री और 2 गंगोत्री में हैं। ये सब अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हमारी वो लोग सडन उनको डेथ हो गई उनकी, और जैसे ही कुछ सिम्टम आए तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में उनकी पल्स और ये सब चीज़ें गायब हो गई। तो समय ऐसा कहा जा सकता है कि अचानक से इतना समय नहीं मिला कि हम उनको रिवाइव कर पाते। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग है, इस पर हम काम कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसमें हम लोगों ने सभी लोगों से एक अपील भी हम करना चाहते हैं कि जो भी पेशेंट, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, सांस की कोई प्रॉब्लम है, या क्रॉनिक डायबिटिक है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, वो अपने हित में और सभी के हित में अपनी यात्रा को स्थगित रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ कृष्णा। सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं इस विषय पर विस्तार से जानकारी। कृष्णा, साफ तौर से चार धाम यात्रा का इंतजार हर कोई कर रहा था, क्योंकि 2 सालों के बाद, कोरोना काल के बाद यहाँ पर पूरी तरीके की परिस्थितियां बदली हुई थी और उम्मीद थी कि श्रद्धालु बहुत संख्या में पहुंचेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन 15 लोगों की आकस्मिक मृत्यु सवाल खड़े करती है। ये मृत्यु क्यों हो रही है, क्या कारण है, और क्या जो तैयारियां स्वास्थ्य के लिहाज से होनी चाहिए थी, क्या वो तैयारियां नजर नहीं आ रही हैं? बिल्कुल, आपने देखिए उत्तराखंड में 8 मई से चारधाम यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो गई थी। कई लाखों श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इन सबके बीच 15 श्रद्धालुओं की मौत भी हो चुकी है, जिनमें 8, अगर हम देखें तो यमुनोत्री धाम में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 गंगोत्री धाम में और 5 जो है वो केदारनाथ धाम में। इन सब में जो है देखिए, यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करते हैं तो यमुनोत्री धाम का जो पैदल पड़ाव का रास्ता है वह एक बेहद ही ज़्यादा कठिन रास्ता है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे चढ़ाई देखी जाती है और लोग जो है वहाँ से पैदल ही ज़्यादातर सफ़र करते हैं, तो उन्हीं लोगों की मृत्यु जो है वो सामने हो रही है। वहाँ की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर तो काफ़ी कमी रहता है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो यमुनोत्री धाम में देखी जाती है, क्योंकि एक तो पतली पतली वो पहाड़ियाँ, ऊपर से काफ़ी चट्टानों पर चढ़कर जब लोग यात्रा करते हैं तो ऐसे में कई लोगों को हार्ट अटैक से, ऑक्सीजन की कमी से वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। क्योंकि जो जिनकी जितनी भी मृत्यु हुई है उत्तराखंड में 15 लोगों की, वो एक तरीके से बुजुर्गों की मृत्यु देखी गई है। उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हुई है वो ऑक्सीजन की हुई है, कोई हार्ट के पेशेंट थे, तो ऐसे तमाम लोगों की जो है वो उत्तराखंड में मौत हुई है। जिसके बाद जो है स्वास्थ्य महकमा एक तरीके से एक्टिव मोड में आ चुका है। डीजी महानिदेशक जो है स्वास्थ्य विभाग की, उन्होंने भी अपील करी है सभी लोगों से कि अपना मेडिकल चेकअप करवा के ही आप चारधाम यात्रा पर आएँ। विशेषकर बुजुर्ग लोग तो अपना ज़रूर मेडिकल चेकअप करवा के आएँ, अन्यथा अगर आप ऐसे भी आ रहे हैं तो हमारे सरकार द्वारा तमाम जगहों पर मेडिकल कैंप जो है वो लगाए गए हैं। आप वहाँ पर भी अपना जो है, अगर आपको स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत लग रही है तो वहाँ पे भी अपना निःशुल्क जो है चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई दिक्कत आपको लग रही है तो पहले आप अपना चेकअप करवाइए, फिर आगे की यात्रा तय करें। अब देखना होगा कि कितना जो डीजी महानिदेशक की बातें हैं ये लोग इसका पालन करते हैं, और जो उन्होंने कहा है कि अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आइए और उसका चेकअप करवा के ही उत्तराखंड में आप चारधाम यात्रा पर आए। क्योंकि हमने देखते ही है कि यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ बाबा की जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन मानी जाती है, और काफ़ी रास्ता जो है वो बर्फीले भी रास्ते होते हैं। ऑक्सीजन की वहाँ पर उन जगहों पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, जिसमें बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि उत्तराखंड सरकार इन ऐसे लोगों को राहत देने के लिए और क्या क्या कार्य कर सकती है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जब कभी भी चार धाम की यात्रा होती है या हम अमूमन देखते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए लोग जाते हैं तो उनको पहले अपना हेल्थ सर्टिफिकेट देना होता है। क्या ये जो मृत्यु हुई है या जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, क्या उनका हेल्थ सर्टिफिकेट पहले नहीं लिया गया था?
नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर हम इस समय उत्तराखंड आने की बात करें तो सरकार की तरफ से सिर्फ उत्तराखंड टूरिस्ट की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा गया है। कोई भी हेल्थ चेकअप के लिए सरकार ने ऐसा कोई नोटिस या कोई कुछ भी जारी नहीं किया है जिससे लोग जागरूक होकर पहले से ही चेकअप करवा के आए। हालांकि हमने पहले देखा था 2 साल पहले जब चारधाम यात्रा चलती थी तो हर एक व्यक्ति यमुनोत्री और केदारनाथ की यात्रा करने के लिए अपना मेडिकल चेकअप जो है साथ करवा के लाता था, जिसके देखने के बाद ही प्रशासन आगे जाने की अनुमति उन लोगों को देता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रशासन एक तरीके से हम कह सकते हैं लापरवाह भी है, क्योंकि बुजुर्गों का वो ध्यान नहीं रख रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जब उत्साहित होते हैं चारधाम यात्रा करने के लिए, एक तरीके से दर्शन करने के लिए यहाँ पे, तो उस उत्साहपन में वो मेडिकल चेकअप करवाना भूल जाते हैं। और काफ़ी बुजुर्ग हैं, अपने उत्साह में जो है 5-5, 10-10 किलोमीटर की यात्रा जो है वो पैदल मार्ग से तय करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो जाता है, और जिससे तभी इन लोगों की हम कह सकते हैं कि मृत्यु का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ा है। लेकिन प्रशासन और शासन इनको इन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कह चुके थे, क्योंकि जो चारधाम यात्रा इस बार उत्तराखंड में होगी ये काफ़ी दिव्य भव्य होने वाली है। करोड़ों की संख्या में पूर्व की भांति जो है वो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन प्रशासन ने सीमित संख्या करी थी उस पर भी मुख्यमंत्री ने रोक उससे हटा दी थी। तो अब सैकड़ों की संख्या में, हम यूँ कह सकते हैं कि हजारों की संख्या में, लगभग 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो उत्तराखंड आ रहे हैं, लेकिन अपने मेडिकल चेकअप कराए बगैर ही सभी लोग आ रहे हैं। एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, हम स्वास्थ्य विभाग से अधिकारी हैं, उनको हम शारदा जी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है रही और ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये तो पहले ही तय कर लिया गया था कि जितने भी मार्ग हैं, क्योंकि ये कोरोना काल भी है, अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना पूरी तरह से, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इसके लिए उन्होंने, प्रशासन ने अपनी तरफ से ऑक्सीजन पॉइंट्स बनाए थे। ऑक्सीजन पॉइंट्स अगर थे तो फिर ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की मृत्यु क्या सवाल नहीं खड़े करती? क्या वाकई ऑक्सीजन पॉइंट्स जो बनाने की बात हो रही थी उन पॉइंट्स पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, या फिर यहाँ पर भी हिलावाली नजर आ रही है? बिल्कुल लावण्य, देखिए, उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने दावे किए थे कि हर 1 किलोमीटर के दायरे में जो है ऑक्सीजन पॉइंट लगाए जाएंगे। किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत होगी ऑक्सीजन की तो उसको वहाँ से मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन यमुनोत्री मार्ग पे तो एक भी ऑक्सीजन पॉइंट जो है वो सरकार की तरफ से नहीं लगाया गया है। इसके अलावा हम देखें तो केदारनाथ पर जो है वो 18 किलोमीटर के पैदल मार्ग की जो यात्रा है उस पर 3 ऑक्सीजन पॉइंट जो है वो जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि 18 किलोमीटर का यात्रा का पड़ाव जो है वो पैदल मार्ग द्वारा तय किया जाता है श्रद्धालुओं द्वारा। तो यमुनोत्री मार्ग का भी ठीक वैसे ही हम 5 किलोमीटर का कठिन रास्ता जो है वो सीधा खड़ी चढ़ाई हम देख सकते हैं यमुनोत्री मार्ग पर। लेकिन उस मार्ग पर स्वास्थ्य विभाग का अभी तक ध्यान नहीं गया है, और मौतें भी सबसे अधिक जो है वो हमको यमुनोत्री धाम में ही देखने को मिली है। तो ये खुद ब खुद सवालों के कटघरे में स्वास्थ्य विभाग अपने आप को कर रहा है कि ये जो दावे सरकार ने और शासन ने पहले किए थे ऑक्सीजन पॉइंट लगाने के, और ये क्योंकि हवाई दावे निकल के अब सामने आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग खुद ही कानूनी कटघरे में खड़ा हो रहा है। लावनी, चलिए, तो कहीं ना कहीं से कमी है और कमी के चलते ही 15 मौतें हुई हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब जो कमी की हुई है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर व्यवस्था में, जिसमें खासतौर से स्वास्थ्य व्यवस्था आती है, उसे भी सुचारू और दुरुस्त रूप से चलाने के लिए जरूरी है कि प्रशासन ने जो वायदे किए थे, जो दावे किए थे, उस पर वो खरा भी उतरे। आगे बढ़ते हैं और कृष्णा का हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि अगली खबर भी बड़ी महत्वपूर्ण है। देवभूमि की बात हो रही है। देवभूमि उत्तराखंड में लव जिहाद का मामला भी देखिए सामने आ चुका है। दरअसल थाना पुलिस को एक युवती ने तहरीर देकर यह बताया कि रुड़की के निवासी एम्बुलेंस चालक ने उसके साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए और अब धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है। पीड़ित युवती पेशे से नर्स है और करीब पिछले 4 सालों से युवक के संपर्क में है। अलग अलग समुदाय का मामला होने पर हिंदू संगठनों के लोग भी थाने पहुंच गए और लव जिहाद का आरोप लगाते हुए कठोर कार्रवाई की मांग की गई। पीड़िता के अनुसार अंबाला स्थित एक निजी अस्पताल में उसकी मुलाकात एम्बुलेंस चालक युवक से हुई थी। वहीं एम्बुलेंस चालक ने उसे अपना नाम बंटी बताया था। समय बीतता गया और दोनों की आपस में बातें और मुलाकातें बढ़ने लगी। साथ ही आरोपी युवती से शारीरिक संबंध भी बनाया। आरोप है कि युवक ने युवती को अस्पताल खोलने का झांसा देकर बुला लिया। जब युवती रुड़की पहुंची तो उसे पता चला कि युवक पहले से ही शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप है। साथ ही युवक दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है। जब युवती ने उसका विरोध किया तो उसने युवती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। फिलहाल मामले में पीड़िता ने थाने में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस बीच अलग अलग समुदाय का मामला होने की सूचना पर हिंदू संगठनों के लोग थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी एक महिला ने आके थाने पर सूचना दी है कि उसके किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है। बाद में उस व्यक्ति ने अपना नाम दूसरा बताया था
लेकिन शादी के बाद उसने अपना नाम दूसरा बताया। इस आधार पे फिर जब महिला को पता चला तो उसने थाने पे आके तहरीर दी है। वो लड़का उसके साथ मारपीट भी करता था। अब जैसी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। पहले जो है शादीशुदा निकला है वो उस महिला को बाद में पता चला, ऐसा बताया गया है महिला के द्वारा। अपनी एक बहन अम्बाला की है जिसका कंचन नाम है, और यहाँ के एक मुस्लिम युवक ने जो एम्बुलेंस चालक है उसे अपना बंटी नाम बताकर और बहला फुसला कर उसे यहाँ से लाया, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो क्लिप बनाकर उसका ब्लैकमेल करता रहा। और जब उसे पता चला कि ये पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है, तो उसने इससे जो है पिंड छुटाना चाहा। 1 साल पूर्व वो इससे अलग होना चाहा, तो उसने वो क्लिप भी सार्वजनिक करने की धमकी दी और इसके 1-2 रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर भी भेजी। उसके ये प्रेम जाल में फंसकर और ये बेचारी इधर उधर भटकती रही। पिछले साल का विषय है, पिछले साल भी ये विषय आया था। उसने ये थाना उस समय ये नौकरी कर रही थी वहाँ इधर इंडस्ट्रियल भगवानपुर एरिया में, तो वहाँ भी वो लिया और वहाँ के जो तत्कालीन थाना अध्यक्ष थे उन्होंने धमका धमकू को एक फैसला इनका करा दिया। तब ये विषय सार्वजनिक नहीं हुआ था। ये बेचारी इधर से छुप छुपा कर नौकरी कर रही थी, तो ये नर्सिंग होम पर नौकरी कर रही थी। रात वो लड़का आया, एम्बुलेंस और चालक भी साथ थे, 20-25 युवकों ने कहा कि तू मेरे साथ चल, और नर्सिंग होम पर तोड़ फोड़ करी से जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करी और ये कहा कि तुझे मुसलमान बनना पड़ेगा। अम्बाला की रहने वाली हूँ। मेरी 4-5 साल पहले एक एम्बुलेंस वाले से मुलाकात हुई थी अम्बाला से। वो मेरे हॉस्पिटल में आया था और उन्होंने अपना नाम बंटी बताया था और मैं हिंदू ऐसे करके मेरे साथ रिलेशनशिप वगैरह बनाई थी और कुछ वीडियोस बनाई थी उसने, जिसकी वजह से झूठ बोल के उसने मुझे शादी वगैरह के झांसे में लिया और उसने बोला था कि कुछ फैमिली लेके आ जाइए, मैं भी एम्बुलेंस चलाता हूँ और तू मेडिकल लाइन से स्टाफ नर्स है तो आजा, हम मतलब देहरादून में एक हॉस्पिटल खोलेंगे। उसने फिर झूठ बोल के मुझे बुलाया। मुझे देहरादून में आके पता चला कि भाई ये मैरिड है और 3 बच्चों का बाप है। फिर जब मैं पीछे हटना चाहिए तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और बोला कि मेरे से शादी कर और मुसलमान बन मेरे साथ। तो मैंने मना करा तो वो वीडियो वायरल करके मेरे फैमिली में भेज रहा था, जिसकी वजह से मैं रिश्ता रखना पड़ा मुझे मजबूर होकर उसके साथ। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एक बार फिर से कृष्णा कुमार, ब्यूरो चीफ। कृष्णा, ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देवभूमि में लगातार हमने देखा कि डेमोग्राफी चेंज हुई, यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ती गई, आबादी बढ़ती गई और लव जिहाद की केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से ये लगातार कह रही है कि अब जैसा कि नई सरकार ने भी कहा कि यूसीसी लागू होगा, लव जिहाद को लेकर भी कानून बनाने को लेकर एक तरीके से रोड मैप तैयार किया गया, सब कुछ तैयारियां। लेकिन फिर भी अगर लव जिहाद का केस सामने आता है तो फिर इस पर रोक लगेगी कैसे? बिल्कुल आपने देखिए, हम सुदर्शन न्यूज़ पे काफ़ी लंबे समय से दिखा रहे हैं कि हरिद्वार में लगातार डेमोग्राफिक जो है वो बदलाव हो रहा है। मुस्लिम आबादी तेज़ी से वहाँ बढ़ रही है। हालांकि हरिद्वार में अब मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ गई है कि हमको हरिद्वार के स्थानीय केस तो देखने को मिलते ही रहते हैं लव जिहाद के, लेकिन हम हरिद्वार के रुड़की के जिहादी जो हैं वो अम्बाला तक जाके अपना लव जिहाद का जो है वो रैकेट फैला रहे हैं। क्योंकि जानकारी के मुताबिक देखिए, रुड़की में एक एम्बुलेंस चलाने वाला जिहादी जो है एक अपने पेशेंट को लेकर चंडीगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसके पेशेंट की तबीयत जो है वो ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, तो उस वजह से उसे अम्बाला के एक हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जब एम्बुलेंस चालक जिहादी जो है वो उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है तो उसकी एक नर्स से मुलाकात होती है, वहाँ पर नंबर एक्सचेंज होते हैं, फिर फ़ोन पे बात होने लगती है, मैसेजेस पे बात होने लगती है। तो इनका रिश्ता जो है वो काफ़ी लंबा तो है चलता गया। लगभग 4-5 साल पहले उनका रिश्ता शुरू हुआ था। जिहादी ने अपना नाम बंटी बताया था। एक बार फिर देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि अपने हिंदू वाले नाम रखकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, तो इसी तरीके से इस जिहादी ने भी यही फॉर्मूला अपनाया। बंटी नाम उसको बताया, फिर लड़कियों से वो आपसी संबंध जो है वो लगातार बनाते रहे। कुछ महीने पहले उसे जिहादी ने लड़की को कहा कि मैं रुड़की में एक हॉस्पिटल खोलने वाला हूँ, उस हॉस्पिटल की रेख के लिए और एक नर्स के लिए मैं तुमको रखूँगा, तो तुम आके यहाँ पर देख लो कि हॉस्पिटल ये कैसा है। जब वो लड़की अम्बाला से चलकर रुड़की में आई है, वो लड़के से मिली है, तब जाके उसे पता लगा कि ये लड़का मुसलमान है और इसके एक बेबी भी है, 3 बच्चों का बाप भी है, जिहादी युवक है। जब लड़की उससे दूर दूर होने लगी, लेकिन लड़का उस पर जो उसकी वीडियो वगैरह उसने बनाई होगी उसको वायरल करने की धमकियां जो है वो लगातार देता रहा है और लड़की हमेशा उसे पीछा छुटाने की जो है कोशिश करती आई है, लेकिन वो काफ़ी हद तक नहीं छुटा पाई है। अंत में उसने आज जाके रुड़की कोतवाली में अपना रिपोर्ट दी है। तब पुलिस जो है उस रिपोर्ट के आधार पर जाँच कर रही है। मुकदमा दर्ज अभी पुलिस ने नहीं किया है, हालांकि जाँच लगातार के लिए पुलिस की जारी है। पुलिस अधिकारी खुद कह रहे हैं कि युवती ने हमें बताया है कि युवक ने उसको अपना दूसरा नाम बताकर ही जो है
उसको अपने शादी का झांसा भी दिया था और लंबे समय तक ये लोग जो हैं वो रिलेशन में भी रहे हैं। और लड़के ने अब रुड़की इसको बुलाया था, तभी इसको पता लगा है। तो अब लड़का तो एक तरीके से रुड़की से गायब है, वो काफ़ी दिनों से एक तरीके से लड़की से मिल भी नहीं रहा है। उसको वीडियो लगातार जो है वो वायरल करने की धमकियाँ जो है लगातार देता हुआ आया है। लेकिन अब देखना होगा कि उत्तराखंड पुलिस ने तहरीर जो ली है उस पर कब मुकदमा दर्ज करेगी और कब आगे की कार्रवाई करेगी। लावनी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो लव जिहाद किस तरीके से उत्तराखंड में भी पैर पसार रहा है, इसकी एक बड़ी बानगी अभी आपके सामने हमने रखी और इसीलिए हिंदू बेटियों को जागरूक होने की जरूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि लव जिहाद के चंगुल से हिंदू बेटियां बची रहें तो लव जिहाद पर आधारित फिल्म द कन्वर्जन इसे देखिएगा जरूर। आइए आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड के खटीमा में सोमवार को महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। वहीं महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसी के आगे न झुकने वाले और गुलामी को स्वीकार न करने वाले ऐसे महान योद्धा जिसने घास की रोटी खाई हो लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया, ना ही कोई समझौता स्वीकार किया। उन्होंने कष्टों को भोगना, भूखे रहना, वनों में रहना स्वीकार किया। साथ ही सीएम धामी ने उनको नमन किया और साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसे महान योद्धा महाराणा प्रताप हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। युवाओं को महाराणा प्रताप जी के पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए, महाराणा का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि थारू समाज आगे बढ़े, इसके लिए अथक प्रयास से एकलव्य विद्यालय का निर्माण खटीमा में कराया गया है, जिससे थारू समाज के बच्चों का बहुत से निर्माण में मील का पत्थर वो साबित हो सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आने वाली पीढ़ी महाराणा प्रताप को अपनी स्मृति में रखे और उनके पद चिन्हों पर चले। इसके लिए महाराणा प्रताप के नाम पर घोषणा करता हूं। सीएम धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि इसी वित्तीय वर्ष में आवासीय एकलव्य विद्यालय में छात्रावास निर्माण के लिए 1 करोड़ की धनराशि इसी साल जारी की जाएगी। इधर उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव सियासी केंद्र बना हुआ है और इस कड़ी में सोमवार को पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नामांकन कराया। चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होने हैं और 3 जून को नतीजा आ जाएगा। सीएम के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतारा है। धामी को सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी है। वो खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए थे। सोमवार को सीएम धामी के नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नामांकन से पहले सीएम ने पत्नी के साथ चकरपुर बनखंडी महादेव शिव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया और इसके बाद सीएम ने रोड शो भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह 9 बजे चंपावत के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने टनकपुर बनबसा में सबसे पहले रोड शो किया और इसी बीच जगह जगह समर्थकों और आम लोगों ने उनका स्वागत किया। सीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और इसी कड़ी में उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने कैलाश गहतोड़ी, जिन्होंने अपनी सीट सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी है, उनसे बातचीत भी की है। आज हमारे साथ मौजूद है कैलाश गहतोड़ी साहब, जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधानसभा की सीट छोड़ी है और अब मुख्यमंत्री धामी चंपावत की विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने कल अपना नामांकन भी दर्ज कर दिया। ज़्यादा बातचीत करते हैं गहतोड़ी जी से। गहतोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ पर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या कारण रहे जो सबसे पहले आपने आग्रह किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि आप मेरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें? फिर आपने तमाम बैठकें भी करी, एक प्रस्ताव भाजपा को भेजा था और अब मुख्यमंत्री धामी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। कारण नहीं रहा, एक योग्यता पीछे हो रही थी और जो उनकी आइडेंटिटी है वो सारे न्यूज़ चैनल वाले या जनमानस जानता है। उत्तराखंड ही नहीं, केंद्र में भी सारी हलचल थी कि 6 माह में क्या करके दिखा दिया है इस शख्सियत ने। तो कारण वही था, सारा प्रदेश आहत था उनके हारने से और हमने जो उनके कार्य करने की शैली देखी और 6 माह तक जो कि लगातार काम करते रहे प्रदेश के लिए, हर क्षेत्र में उनने झंडे गाड़ने का काम किया, हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जहां आज तक किसी की नज़र नहीं गई थी। तो एकाएक एक घटना घटी तो हमने कहा यार एक योग्य व्यक्ति के साथ ये ठीक नहीं हुआ।
तो आप ये जानिए कि किसी साधारण व्यक्ति ने उनका चयन नहीं किया था। उनका चयन आज एक इस युग का अवतारी पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिसको दुनिया मान रही है और जान रही है, उनकी नज़रों ने पहचान करके हमारा नेतृत्व करने के लिए भेजा था। दुर्भाग्य हमारा था कि हार गए, लेकिन मेरा सौभाग्य था कि मुझे यह अपॉर्चुनिटी उन माननीय मोदी जी की नज़रों को जो है वास्तव में मुहर लगाने का मौका मुझे मिला। और मैंने उसी दिन सोच लिया और वास्तव में दिल से देखा कि ये गलत हुआ है। मेरे से काफ़ी आगे योग्य हैं वो, काफ़ी चीज़ कर गुजरने की उन पर क्षमता है। तो मैंने कहा, उसी दिन कह दिया था, उस दिन से लगातार कहता रहा मैं। और मैं वास्तव में जानिए, अगर वो नहीं आते तो मैं विधानसभा जाता भी नहीं। मैंने संकल्प ले लिया था कि मैं यहीं से लड़ाऊंगा और यहीं से जिताऊंगा। तो आज मैं मेरे ख्याल से इतना खुश हूँ, ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हुआ जब से मेरे संगठन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा जो आग्रह था वो स्वीकार किया और मेरे क्षेत्र में आए हैं। और मेरी जनता इतनी खुश है, आपने कल देखा होगा नामांकन के दिन जो वहाँ इस सारी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति वो किसी से छुपा नहीं है। और ऐसा लग रहा था, मैंने पहली सभा आप लोगों ने भी देखी होगी, जो लोग दिल से चाह रहे थे कि हाँ मोदी जी हमारे एक रहनुमा बन के आ गए हैं और हमारा सब कुछ अच्छा होने वाला है। यही चीज़ को देखते हुए मैंने, मेरी विधायकी तो फिर आ जाएगी और विधायक रह के भी क्या करेंगे, और एक योग्य आदमी को हम संभाल नहीं पाएंगे प्रदेश के लिए। तो आज हमारा सौभाग्य है, हमारा आग्रह स्वीकार करके नामांकन करा के आए हैं कल, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम जीत के दिखाएंगे ताकि माननीय मोदी जी को भी हम दिखा सकें कि आपकी चाहत पे चंपावत के लोगों की मुहर है और लगातार रहेगी। तो धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ कैलाश चंद गेतोड़ी साहब, जिन्होंने साफ कहा है कि इस बार हम गजब की जीत जीतने वाले हैं, यानी कि भारी मतों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से विजयी होंगे। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि 31 मई को चंपावत की जनता क्या किस मूड में आती है और किसको अपना नेता चुनती है, और जिसके नतीजे 3 जून को पता सामने आएंगे। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, चंपावत। तो कैलाश गैतोड़ी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ दी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चंपावत की जनता पुष्कर सिंह धामी को निश्चित ही जीत दिलाएगी। चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में भी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।